Thank you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Please sit down. Thank you, sir. आलोक सिंह मरकाम। जी सर। ओके, कहाँ से हैं? सर गरियाबंद से। ग्राम मोहदा। जी सर। ये मोहदा गरियाबंद के किस दिशा में पड़ता है? सर ये साउथ ईस्ट की दिशा में पड़ता है सर। किस तहसील के अंतर्गत? सर ये गरियाबंद तहसील के अंतर्गत आता है सर। गरियाबंद तहसील का तो गरियाबंद जिले में गरियाबंद तहसील साउथ ईस्ट में तो नहीं है, सेंट्रल में है। सबसे साउथ में तो आपका देवभोग है। जी सर। तो फिर जिला की तहसील कैसे पड़ गया होता है? सर सॉरी सर, मैंने देवभोग गरियाबंद से जो है उसको साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में कहा था सर। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए बताइए आप मोहदा, ये गरियाबंद के बारे में कुछ मुझे जानकारी दीजिए। सर गरियाबंद जो है सर सांस्कृतिक, राजनीतिक और हिस्टोरिकल रूप से सर एक संपन्न राज्य है। यह जो है महानदी, पैरी नदी और सोंडू नदी के जो क्रेटर पर स्थित है। यहाँ पे सर हमें मौर्यकालीन से लेके सर अभी तक के साक्ष्य देखने को मिलते हैं सर, जिसमें कि बुद्धिज्म हो गया, हिंदुइज्म हो गया। और बुद्धिज्म का गरियाबंद में कहाँ पे? सर ये सिरकट्टी आश्रम में 3 चौकी प्राप्त हुई है सर। और जिसको ये माना जा रहा है कि ये बुद्धिज्म से संबंधित है, पर इसके बारे में ज्यादा जो है सर स्टडी नहीं हो पाई है सर। आपको कैसे पता चली? सर ये सर न्यूज़पेपर में लिखा से? सर मान्यताओं से? सर ये कुछ हिस्टोरियंस के मैंने ब्लॉग्स पढ़े थे, तो उसमें सर इस चीज का जिक्र था सर। अच्छा, आप गोंड जनजाति से आते हैं? जी सर। जी, गोंड जनजाति की उत्पत्ति से संबंधित एक बहुत विशेष कहानी है। जी सर। आप सुनाएंगे वो हमें? सर ये कोया द्वीप से संबंधित है सर। उस समय पांदीबारी गोपाल लिंगो, हीरासिका पाटालीर और काली कंकाली माता, रायतार जम्बू, वो और 32 कोटि के जो बच्चे थे उन्हें जो है औरगौरी वो डिस्टर्ब कर रहे थे, तो उन्हें जो है एक गुफा में बंद कर दिया गया था। और हीरासिका पाटालीर को बुलाया गया और जब ढूंढा गया तब उन्हें वो पाया गया कि वो गुफा में बंद थे। तो जो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने बताया कि जिन्होंने बंद किया उन्होंने बताया कि इसे खोलने का एक ही तरीका है कि बच्चे खुद अंदर से खोल सकते हैं। तो संगीतज्ञ जो हीरासिका पाटालीर था उन्हें जो है ढूंढा गया, उन्हें बुलाया गया और उन्होंने जैसे संगीत बजाना चालू किया, कोलाहल हुआ बच्चों में, उन्होंने गेट को खोल दिया अंदर से। और उसके बाद वो बाहर आए। उसके बाद जो है पांदीबारी गोपाल लिंगो ने उन्होंने सांस्कृतिक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एस्टेब्लिश किया और 32 कोटि जो बच्चे थे उन्हें शिक्षा दी गुरुकुल के माध्यम से और उन्हें पूरे देश में जो इसका प्रचार करने के लिए भेजा था सर। और यहीं से सर गोंड जनजाति की उत्पत्ति होती है। अच्छा, फिर लिंगोपेन का क्या संबंध है? जी सर। जब लिंगोपेन बोलते हैं तो लिंगोपेन का गोंड जनजाति से क्या संबंध है? पांदीबारी गोपाल लिंगो जो है हमारे सर पहले गुरु थे सर जी। और उन्होंने सर हमें जो है एक सांस्कृतिक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करके सर हमें एक कहानी ये भी प्रचलित है कि लिंगो, जैसे हम देवता पढ़ते हैं किताबों में, पर लिंगो देवता ना होकर लिंगो गुरु के रूप में निरंतर होते हैं, जैसे बुद्ध में लामा होते हैं। जी सर। ये अवधारणा सही है जो मैं बोल रहा हूँ? जी सर, ये अवधारणा सही है जी। कि अभी कौन है वर्तमान में लिंगो? सर वर्तमान में मुझे इसकी जानकारी नहीं है सर कौन है करके। जी जी, क्योंकि ये अवधारणा है कि लिंगो एक के बाद एक करके बनते जाते हैं निरंतर। जी, बहुत बेहतर बता रहे हैं उसके बारे में। ओके, आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है? जी सर। 2017 में और अभी इस समय सिविल की तो इतने सारे वैकेंसीज आते हैं, वहां क्यों नहीं जाते हो? सर राज्य प्रशासनिक सेवा में सर मेरा सर ज्यादा विशेष रूप से सर आप मुख्य अभियंता सिविल भी राज्य प्रशासनिक सेवा है, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा सेवा है वो। जी सर। सर मुझे सर जो मेन स्ट्रीम जो सर एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट बनने में सर ज्यादा रुचि है सर। तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज को मेन स्ट्रीम सर्विसेज नहीं मानते, सिविल सर्विसेज को मानते हैं? बस सर मैं उसको मानता हूँ, पर मेरी रुचि और रुचि के अनुसार मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं जो है सर प्रशासनिक जो इंजीनियरिंग मुकाबले प्रशासनिक सेवा में ज्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर पाऊंगा सर। क्या अंतर आपको लगता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में और सिविल सर्विसेज में? सर इंजीनियरिंग सर्विसेज जो एक टेक्निकल सर्विसेज हो जाती है सर, उसमें सिर्फ टेक्निकल जो सेक्शन है उसको देखा जाता है। लेकिन प्रशासन जो बहुत ही विविध है सर, इसमें जो है विविध प्रकार के जो चैलेंजेस और विविध प्रकार का जो पब्लिक इंटरेक्शन है सर, और जैसे जर्नलिस्ट के रूप में भी होते हैं सर और कुछ जो है सर स्पेशलिस्ट भी होते हैं सर। और जैसे ट्राइबल डिपार्टमेंट वगैरह हो गया, वुमेन डेवलपमेंट हो गया सर, ये स्पेशलिस्ट होते जाते हैं समय के साथ में। और डेप्यूटी कलेक्टर नायब तहसीलदार इसको जर्नलिस्ट माना जाता है सर। अच्छा, ठीक है। आपने इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस ये कुछ मेंशन किया हुआ, क्या है ये? सर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस सीबीएसई में एक एडिशनल सब्जेक्ट है सर, जिसमें सर हम जो जावा होता है सर, और अभी जो है सिलेबस बदल गया, पर उसके बारे में जो नए कुछ लैंग्वेजेस है उसको भी जोड़ा गया है। उससे संबंधित हम जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह के बारे में उसमें पढ़ते हैं सर, और कम्युनिकेशन वगैरह के बारे में भी कुछ सेक्शंस हैं सर।
अच्छा, आप सिविल इंजीनियर हैं, आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी पढ़ा और प्रशासन में आने चाहते हैं। जी सर। तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा प्रौद्योगिकी होगा जी सर। जो सिविल इंजीनियरिंग पे हेल्प कर रहा होगा और वो प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी जी सर। which is a technology Yes. related to the computing, Yes. which will help or which will support the civil engineering and it will help the administration. सर इसमें सोचने के लिए मैं थोड़ा समय चाहूँगा। हाँ बिल्कुल, आप समझ लीजिए। सर जो जमीन संबंधी जो जैसे कि ड्रोन के माध्यम से जमीन का जो माप लिया जाता है सर, कहीं ना कहीं सर इसमें जो ड्रोन के माध्यम से लिया जाएगा वो टेक्नोलॉजी पार्ट में आएगा, जबकि जो माप लिया जाएगा वो सिविल इंजीनियरिंग के पार्ट में के रूप में भी देखा जा सकता है सर, क्योंकि जीपीएस वगैरह के बारे में भी हम सर सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं और ये राजस्व सेवा को जो है निश्चित रूप से जो है जमीन को नापने में और उसको जो टैक्स वगैरह जो कलेक्शन वगैरह में सर हेल्प करेगा सर। आरसीसी क्या होता है? सर आरसीसी का फुल फॉर्म रिइंफोर्समेंट कंक्रीट सीमेंट होता है सर। इसमें जो कंक्रीट में जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है बेटर होती है। कंप्रेसिव और टेंसाइल? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को अच्छा करने के लिए आरसीसी किया जा रहा है या टेंसाइल स्ट्रेंथ? सर दोनों को अच्छा करने के लिए किया जाता है दोनों को? जी सर, क्योंकि सर एक में सर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा होता है और एक में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा होता है। दोनों को अगर अच्छा करोगे तो फिर तो उसका मोटिव ही क्या हो गया। पोर्टलैंड सीमेंट और आरसीसी में क्या अंतर है? आरसीसी और पोर्टलैंड सीमेंट क्या बनते हैं बताइए। पोर्टलैंड सीमेंट सर स्पेसिफिक सर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में आप पूछ रहे हैं कि सर कौन से? नहीं, ऑर्डिनरी बताइए। जी सर। कितने प्रकार के सीमेंट होते हैं? सर सीमेंट का प्रकार कितने वो मैं बोल रहा हूँ सर, लेकिन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है सर, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट होता है। पोजोलाना के बारे में बात करिए। जी सर, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट जो है सर उसमें जो एक ऐश होता है वोल्केनो का, उसका एक कुछ निश्चित मात्रा उसमें ऐड किया जाता है, जिससे जो है उसके में जो हीट जो रिलीज होती है वो डिक्रीज हो जाती है सर, जिससे कि क्रैक्स नहीं आते सर उसमें। और इससे सर इसको जो है जो हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं जैसे डैम्स हो गए, कैनाल्स हो गए, इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए आप सिविल इंजीनियर हैं, आप मुझे बताइए कि एक सिंपल सा मैंने आपको ग्राउंड दे दिया, खाली मैदान, एक सिविल इंजीनियर के रूप में आप मुझे उसमें एक बिल्डिंग बनाकर दिखाइए, स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से आप बिल्डिंग निर्माण करिए। सर सबसे पहले तो सर जमीन को सर देखा जाएगा कि उसकी जमीन कैसी है, उसमें टाइप ऑफ सॉइल कैसा है, सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कैसी है, और इसमें जो है क्या किसी सॉइल को बदलने की आवश्यकता है, और अगर बदलने की जरूरत होगी तो बदला जाएगा, और नहीं है तो सर उसमें जो है सॉइल बेरिंग टेस्ट के माध्यम से ये सब चीजें देखी जाएंगी सर। उसके बाद सर उसमें फाउंडेशन बनाया जाएगा सर। सर इसमें प्रशासनिक जो चीजें हैं उन्हें भी शामिल किया जाने के सर, परमिशन से संबंधित। नहीं, आप बस कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करिए। जी सर, तो फाउंडेशन डाल दिया आपने? फाउंडेशन डालेंगे सर उसमें। फाउंडेशन मतलब वो खोदेंगे सर, उसमें जो है फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कितने मंजिल का बनना है यह चीज को देखते हुए उसमें टाइप ऑफ फाउंडेशन डिसाइड किया जाएगा और उसमें फाउंडेशन बनाया जाएगा। और उसके ऊपर सर जो है सुपर स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए सर एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा सर। उसमें फिर उसके बाद जो है उसमें ब्रिक वर्क वगैरह किया जाएगा सर, बीम और कॉलम बनाने के बाद। चलिए, आपको एसडीएम के तौर पर पदस्थ किया जाता है, आप जिस क्षेत्र से आते हैं गरियाबंद में, जी सर, और आपको शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करना है। जी सर। आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? एसडीएम तो सर डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, तो मजिस्ट्रेट की शक्तियां होती है क्या? मुझे एसडीओ रेवेन्यू का भी सर। आपको एसडीएम के तौर पर पदस्थ किया जाता है, तो आप किस तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करोगे? जी सर। सर एसडीओ जो एसडीएम जो रहते हैं सर, उनका काम जो है विभिन्न विभाग को सर सामंजस्य बनाना होता है सर। तो वहाँ के जो स्पेसिफिक एरिया पहले हमें सर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पे आप अपने क्षेत्र पे काम करो। आपने जो समस्याएं गिनाई वो सारी समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में, है नहीं है? इस क्षेत्र में से मैंने 2 क्षेत्र आपको उठा करके बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य। आपने बोला कि ये अच्छे से विकसित नहीं है आपके क्षेत्र में, आपको इसमें काम करना है, तो आप कैसे काम करोगे? आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? सर इसमें सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाना है, आप पहले शिक्षा लेकर के चलो कि शिक्षा में आप क्या काम करना चाहते हो। जी सर। सर शिक्षा में सर सबसे पहले जो बुनियादी स्ट्रक्चर होने चाहिए सर, और टीचर होने चाहिए सर। तो यह सुनिश्चित करूंगा कि सर वहाँ पे कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय से सर मैं निवेदन करूंगा। आप एसडीएम खुद हो? आप खुद ही एसडीएम हो? तो सर उसमें सर टीचर का पोस्टिंग का पावर जो है सर डीओ सर के पास होता है। तो सर यह जो मेरे क्षेत्र में नहीं आएगा तो मुझे सर निवेदन करना होगा डीओ सर से कि वहाँ पे जो है अच्छे शिक्षक की, ठीक है, पहला शिक्षक की उपलब्धता हो गई अब। जी सर। ठीक है सर उसके बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सर
वहाँ के बच्चे जो है सर वह अटेंड करें, जिस ऐसी टेक्नोलॉजी यूज किया जाए या फिर ऐसा फन बेस्ड लर्निंग किया जाए ताकि वहाँ के बच्चे अटेंड करें और ड्रॉप आउट ना गिरे सर। तो उसके लिए सर टेक्नोलॉजी के साथ लेने के लिए सर मैं जो संबंधित विभाग होगा उससे सर संपर्क करूंगा सर और सुनिश्चित करूंगा कि वहाँ पे वो चीज आए। तो आपको ऐसा लगता है कि फन बेस्ड करिकुलम ना होने की वजह से ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है? सर यह एक वजह है सर, इसकी विभिन्न वजहें हैं जिसमें से एक वजह है सर। अच्छा, नई शिक्षा नीति पर इस चीज पे काम चल रहा है? जी सर। तो आपको नहीं लगता कि नई शिक्षा नीति खुद से ये काम कर जाएगी? सर इसमें यह है सर कि जो सरकार की बजट होती है सर वह लिमिटेड होती है, तो इसमें सर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में सर चीजें की जाती हैं। तो सर कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा डिले तो होगा सर, लेकिन निश्चित रूप से पहुंचेगी। तो जो टाइम गैप है सर उसमें कोशिश करूंगा कि सर जहां तक हो सके वो सुविधा दी जा सके। ठीक। और सर नहीं सर चलिए स्वास्थ्य पे बताइए। सर स्वास्थ्य में जो है ANM जो होती हैं जो गांव स्तर पे होती हैं, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा सर कि वह रेगुलर उसको विजिट करें, लोगों को जागरूक करें। और जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं वहाँ पे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं वह भी कहीं ना कहीं महिलाओं का जो स्वास्थ्य हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, बच्चों का हेल्थ हो गया, इन सभी चीजों से का कार्य करती हैं। तो यह सुनिश्चित करना होगा कि वहाँ पे वो पोस्टेड रहें और कंटिन्यूअली वो उस चीज को विजिट करें। और इसके लिए जो सर विभिन्न विभाग है उसको मॉनिटरिंग के लिए कहा जाए, CDP वगैरह है कि वो मॉनिटर करें इस चीज को कि समय समय पर जाकर। और सर कोशिश की, क्योंकि सर हेल्थ के लिए जो डॉक्टर जो है अभी लिमिटेड है, तो पोस्टिंग तो नहीं की जा सकती, लेकिन जो विभिन्न सरकार की योजनाएं जैसे हाट बाजार क्लिनिक योजना, तो कोशिश की जाए कि हाट बाजार के लिए वहाँ पे भी सिलेक्ट किया जाए जो बाजार लगते हैं और वहाँ पे भी एक व्यवस्था की जा सके सर। अच्छा, हाल ही में राज्य सरकार की योजना चला दी है महतारी वंदन योजना, आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी सर, महतारी वंदन योजना सर महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक योजना लाई गई है सर। यह हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में कहीं ना उल्लेख है सर कि उन्हें जो है सशक्त करना है। और आर्टिकल शायद सर 45, 46 ऐसा कुछ है सर। चलिए कोई बात नहीं, हाँ आगे। और सर इसमें सर जो विवाहित महिलाएं हैं 21 वर्ष से जो अधिक हैं और जो इनकम टैक्स पे नहीं करते, और इसमें सर विधवाओं को भी सम्मिलित किया गया है। और जो है जो डिवोर्स्ड है उनको भी सम्मिलित किया गया, उन्हें 1000 रुपए की राशि सर दी जाती है हर माह, ताकि जो है सर वो अपने शिक्षा स्वास्थ्य में सर उसका इन्वेस्ट करे और जॉब वगैरह में भी सर अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकती हैं सर। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि पुरुषों और अविवाहित महिलाओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है उनको पैसे ना दे करके। जी सर, आप इससे कितना सहमत हैं? सर सरकार के पास बजट जो है लिमिटेड होते हैं, और सर सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सबसे ज्यादा सर जो डिप्रेस्ड है वो कौन है। तो हमें यह पता चलता है कि एजेंसी एटीट्यूड और आउटकम जो इकोनॉमिक सर्वे में भी जिसका मेंशन हुआ था, महिलाओं में कहीं ना कहीं सर बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन देखे जाते हैं, जबकि पुरुष में सर अपेक्षाकृत उतने नहीं है सर। तो आपने अविवाहित महिलाओं को क्यों छोड़ दिया? सर क्योंकि अविवाहित महिलाएं जो होती हैं सर वो कहीं ना कहीं अगर शिक्षा लेती हैं तो उन्हें स्कॉलरशिप का प्रावधान है सर, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से उनको भी प्रमोट करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है सर। कितने प्रतिशत अविवाहित महिलाओं को स्कॉलरशिप मिल रहे हैं? सर इसमें प्रतिशत तो जानकारी नहीं है सर, लेकिन विभिन्न वर्ग जिनको जरूरत है उसके हिसाब से इसको प्रायोरिटाइज किया गया है सर। ठीक है। ओके आलोक जी सर, कुछ चीजें मेंशन करेंगे आपके बारे में हम लोग। जी सर। तो पॉजिटिव वॉइस अच्छा था, थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हो वॉइस, इतना ज्यादा उसमें कॉन्फिडेंट थे आप मेजॉरिटी पार्ट पे, पर नर्वस फेस क्यों नर्वस था? आप कॉन्फिडेंट थे पर फेस नर्वस था, ये बड़ा मिक्सचर है। पर जो स्टैटिक नॉलेज बेस्ड है ठीक है, बट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है स्पीड, और बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। आपने जो गोंड की कहानी सुनाई, सर से पूछो तो अभी सर को लगेगा कि उसमें बहुत सारी चीजें तो सुनाई नहीं दी, मुझे भी लगा वॉइस क्लैरिटी नहीं है, ठीक है ना। तो वॉइस क्लैरिटी नहीं, वॉइस क्लैरिटी में आपको बहुत बड़ा काम करना है अभी। और आंसर्स में बहुत सारी चीजें क्यों बोल रहे हो, जितना पूछा कि सटीक बोल दो ना। बहुत सारी चीजों को आप आंसर से पुट कर रहे हैं अननेसेसरली। आप कॉन्स्टिट्यूशन भी ले आते हैं, सर्वे भी अचानक से ले आते हैं। डोंट ट्राई टू पुट सो मेनी थिंग्स। आपका नॉलेज भी अच्छा है, इसका मतलब नहीं कि आप सब चीज पुट कर रहे हैं। और सटीक आंसर छोटे शब्द कम शब्दों में दीजिए। सर जो बोल रहे हैं ना उस पे आप गलत चीजें बहुत बोलते हो। मतलब आपने बोला संविधान का संदर्भ, लेकिन आपको पता नहीं है आर्टिकल। हाँ ठीक है, आपने बोला इकोनॉमिक सर्वे, बट आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है। सर्वे में दिया था, क्या दिया मैं नहीं जानता, संविधान में दिया है क्या दिया मैं नहीं जानता। आप ये कहना चाह रहे हो? कंफ्यूज हो गया था सर।
संवैधानिक प्रावधान है इसके संबंध में बोल करके आगे निकल जाओ ना। ड्रेसिंग आपकी यही होगी। नहीं सर, इसके साथ ब्लेजर भी रहेगा सर। शर्ट को प्रेस करिए पहले, सेट पहले प्रेस नहीं है, उसको अच्छे से प्रेस करें, जी सर। है ना। थोड़ा सा अगर हो सके दूसरा शर्ट भी ट्राई कर सकते हैं सर। दूसरा सर सिलवाने के लिए दिया गया है। हाँ ठीक है, उसको पहनेंगे थोड़ा सा बेटर लगेगा। जी सर। शेव और प्रॉपर कर लीजिएगा। जी सर। ठीक है, बाकी तो ठीक है। हेयर वगैरह आपने डाई कर रखा है तो अच्छा है, थोड़ा सा व्हाइट ग्रे शेयर है आपकी, जी सर। उसको डाई कर लीजिए। जी सर। ठीक है, अंडर कॉन्फिडेंट कहीं कहीं पर पार्ट में मुझे लगे 100% आंसर देने का प्रयास ना करें। जी सर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी तो होंगे जो आपको नहीं आते, सॉरी बोलिए ना। जी सर। आप सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा बोल रहे हो, जी सर। ऐसा क्यों? सिटिंग पोस्चर में थोड़ा सा काम और करना है, हल्का सा पीछे नहीं, आप बैक को पीछे लगे, हिप को, अपने हिप को, हाँ ये बेटर पोजीशन है। ठीक है ना, तो वहां से आप बैठना है। सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर तो बिल्कुल आंसर नहीं दे पा रहे हो, एक बेसिक बिल्डिंग भी नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग पे काम करिए, थोड़ा पढ़ना होगा। और सर ने प्रॉब्लम सॉल्यूशन में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, लगातार वो पूछ रहे थे कि आप कितने सॉल्यूशन दे रहे हो। आप सॉल्यूशन नहीं दे रहे थे, सॉल्यूशन के आसपास लूप में घुमा रहे थे। आंसर को लूप में नहीं घुमाना है, बी प्रिपेयर्ड 4-5 सॉल्यूशंस और उसके ऊपर क्वेश्चन देंगे। सारा चीज तभी प्रैक्टिस होगा जब आप ग्रुप में बोलोगे। आप जो प्रैक्टिस हो रहा है प्रैक्टिस सेशन, वहां बैठकर आप बोलोगे। आप प्रैक्टिस सेशन में सिर्फ ऐसे बैठ जाओगे तो नहीं हो पाएगा, तो उसको और इंगेजिंग बनाइए अपने लिए और उस सेशन में और ज्यादा आंसर दीजिए। ठीक है सर, आप पूछिए। जो मैं आपसे प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे बात कर रहा था, देखो हर चीज क्या होता है, एक प्रॉब्लम होता है और एक सॉल्यूशन होता है। आप प्रॉब्लम बताते हो और जब मैं आपसे सॉल्यूशन पूछता हूँ तो आप कुछ और सॉल्यूशन बताते हो, फिर भी प्रॉब्लम ही बता दीजिए। ठीक है, और वो सॉल्यूशन बताते बताते फिर उसको प्रॉब्लमेटिक कर देते हो। ये हो रहा है। देखो अटेंडेंस की समस्या नहीं है, ये करिकुलम में समस्या नहीं है। आपने जो समस्या बताई कि लोग स्कूल तक नहीं पहुंच रहे हो, मेरे क्षेत्र में शिक्षा की कमी है, क्यों इनरोलमेंट नहीं है, तो मैं इंकरेज करूंगा, मैं घर जाकर के उनको, मतलब आपने बताया ना कि मेरे समाज में एजुकेशन एक प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप उस पर काम करोगे। कैसे काम करोगे? आप बोलोगे कि मैं आपके बीच से आता हूँ, मैं इस पद पर पहुंचा, एसडीएम बना, आप भी पढ़ोगे, आप भी एसडीएम बनोगे। ठीक है, आपने जो प्रॉब्लम बताया उसका सॉल्यूशन बताया ना, आप कुछ और सॉल्यूशन बता रहे थे, आप बोल रहे थे करिकुलम चेंज करो, इतना आसान होता तब तक हो गया होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप आंसर जब देते हो गोल 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 उसी पे घूम रहे होते हो। ठीक है, आपने एकदम टू द पॉइंट बात करना है। आपने अगर कोई समस्या बताई है, आपको उसके सॉल्यूशन को भी तैयार करके रखना है। ठीक है, तो आप ट्राइब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उनके सॉल्यूशन लिखो। ठीक है, दूसरी बात, आप सारे क्वेश्चन की जो आंसर जो दे रहे हो ना, वो गड़बड़ कर रहे हो। गड़बड़ क्यों कर रहे हो? कि आप सुपरफिशियल या थोड़े से नॉन लॉजिकल जो आर्गुमेंट है उन पे ज्यादा फंस जा रहे हो। ठीक है, तो आप लॉजिक बेस्ड छोटे आंसर्स वो रख करके चीजों को खत्म कर दो। आपसे अगर पूछा जाए तो बताओ, नहीं पूछा जाए तो मत बताओ। ठीक है, बस ये एक मेरे से बात था। बाकी सर ने आपको बताया, आप क्या करो, थोड़ा ठहराव के साथ बोलने का प्रयास करो, प्रैक्टिस करने में बहुत जरूरी, और आंसर को बहुत ज्यादा एलेबोरेट ना करके कम शब्दों का प्रयोग करके छोटा रखने के लिए। ठीक है, और अननेसेसरी पॉइंट्स मत डालो। ठीक है, जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में बात किया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे मैं आपसे और सवाल भी कर सकता हूँ, या हम लोग और डेप्थ में भी जा सकते हैं, लेकिन आपने उसी समय बता दिया कि मुझे आर्टिकल याद नहीं। यही कहना था ना आपका, 44-45 कुछ है, तो अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो ठीक है, नहीं पता तो उसको बोलने का दूसरा भी तरीका होता है। क्या होता है? सर संवैधानिक प्रावधान है इसके लिए, खत्म। आपको एग्जैक्टली आर्टिकल पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है तो आप सीधे बोलो कि आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है, ठीक है, बाकी ये आपकी कुछ फीडबैक्स है जिस पे आप काम करो, है ना, और सेशन अटेंड करो, सेशन आपको बेनिफिट देगी। चलो, थैंक यू।